हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। दो स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। और मैंने ये भी बताया था कि ग्लोबल स्कोप में कौन वेरिएबल कहाँ बनाया जाता है, लोकल स्कोप में कहाँ बनाया जाता है और वो कहाँ कहाँ एक्सेस होता है। इसके लिए आप एक बार लास्ट वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए पाइथन नेम रिजोल्यूशन रूल, जो कि एलजीबी रूल होता है, उससे फॉलो करता है। उस रूल के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल की सर्चिंग होती है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रही हूँ, ग्लोबल स्टेटमेंट। ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होता है? ग्लोबल स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी आपके सामने और उस प्रोग्राम की कमी आपको बताऊंगी। उस कमी को दूर करने के लिए ही ग्लोबल स्टेटमेंट बनाया गया है। पहले पाइथन स्टार्ट करती हूँ और आपके सामने एक प्रोग्राम बनाती हूँ। पाइथन में स्क्रिप्ट मोड मैंने ओपन किया। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, किसी भी नाम से हम फंक्शन बना सकते हैं। हमने बनाया, मान के चलिए, चेंज नाम से। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोड में लिखूंगी, लेकिन पहले मैं मेन का कोड लिख देती हूँ। मैंने मेन में एक वेरिएबल बनाया 10, एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी है 10। यहाँ पर a जो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब इस a को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस चेंज फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट किया वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट की। ऑब्वियसली 10 प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ a और उसके आगे 10, क्योंकि मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा स्टार्ट। अभी हमने चेंज कॉल तो किया नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। देन हमने चेंज फंक्शन कॉल किया है। अब चेंज फंक्शन कॉल होगा तो चेंज की जो डेफिनेशन आप यहाँ दोगे वही एक्सेस होंगी, वही एग्जीक्यूट होंगी। अब डेफिनेशन में देती हूँ। मान लीजिए मैंने चेंज फंक्शन जो बनाया है वो इसलिए बनाया है जो कि इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, अगर चेंज फंक्शन कॉल होता है तो उससे क्या करना है, a की वैल्यू 100 कर देनी है। मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल आपने बनाया है a10, उसकी वैल्यू से 100 कर देनी है। हमने यहाँ पर उसे प्रिंट किया वैल्यू ऑफ a इन चेंज फंक्शन। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया वैल्यू a की, जो कि चेंज फंक्शन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ a इन चेंज फंक्शन और a। अब यहाँ a की वैल्यू चूंकि 100 हो गई है तो 100 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ चेंज के बाद में आकर दोबारा हमने प्रिंट की वैल्यू ऑफ a, अपडेटेड वैल्यू ऑफ a। हमने ये अज्यूम किया, क्योंकि हमने चेंजेस किया था इस ग्लोबल वेरिएबल में ही, तो हमने अज्यूम किया कि जो a की वैल्यू हमने यहाँ 100 की थी वो 100 ग्लोबली होगी, मतलब ग्लोबल वेरिएबल में चेंज होगा और यहाँ भी वैल्यू 100 हो जाएगी। अब मैं आपको इसका सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन बताती हूँ। क्योंकि देखिए एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में बनेगा, जिसको वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। आपके सामने प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ a और a वेरिएबल की वैल्यू 10 प्रिंट हो गया। देन चेंज फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो एक लोकल इन्वायरमेंट बनाता है। लोकल इन्वायरमेंट में एक a वेरिएबल दोबारा बनेगा, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेस कर सकता है इस a को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस ना करते हुए ये एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर देगा, क्योंकि वेरिएबल भी हम ऐसे ही बनाते थे। एक वेरिएबल जो कि लोकल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर देगा चेंज फंक्शन और उसे वैल्यू 100 असाइन कर देगा। वैल्यू ऑफ a इन चेंज फंक्शन ये हुआ। और a, चूंकि मैंने बताया था कि ब्लॉक के अंदर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो लोकल वेरिएबल को दी जाती है, तो लोकल वेरिएबल में a मिल जाएगा और यहाँ 100 प्रिंट हो जाएगा। मतलब प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ a इन चेंज फंक्शन और 100। ये प्रिंट हो गया। रिटर्न होकर आप दोबारा से अपने मेन पर आए, ये प्रिंट हुआ अपडेटेड वैल्यू ऑफ a। चूंकि अब ये जो a है, यहाँ से आप जैसे रिटर्न होकर मेन में आ गए तो लोकल इन्वायरमेंट से आप बाहर आ गए, वापस कहाँ आ गए, ग्लोबल इन्वायरमेंट में। वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो a बना था वो कौन सा बना था, ये वाला, जिसकी वैल्यू अभी भी 10 है, अभी भी 10 है। तो यहाँ पर प्रिंट होगा 10, जबकि हमारा पर्पस क्या था कि हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, इससे 10 से 100 करना है। अभी मैं इसे सेव करके और रन करके आपके सामने दिखाती हूँ। आप देखिए इसकी कमी क्या है। यहाँ प्रिंट हो रहा है वैल्यू ऑफ a 10 प्रिंट हुआ, ग्लोबल में हमने प्रिंट किया था, मेन में प्रिंट किया था।
देन वैल्यू ऑफ ए इन चेंज फंक्शन, चेंज फंक्शन में जब हमने उसे अपडेट करने की कोशिश करी तो वहां 100 हो गया, ए की वैल्यू वहां 100 प्रिंट हो रही, लेकिन जब दोबारा लौट के हम मेन में आए तो आप देखिए वैल्यू ऑफ ए क्या है 10। इसका मतलब ये है कि जो हम करना चाह रहे थे, हम क्या करना चाह रहे थे, ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाइथन ने एक नया लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया इस लाइन से। इसी कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल स्टेटमेंट बनाया गया है। ग्लोबल स्टेटमेंट क्या करता है, जब आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हो किसी फंक्शन के अंदर विदाउट क्रिएटिंग लोकल वेरिएबल, मतलब आप लोकल वेरिएबल नहीं बनाना चाहते हो, ग्लोबल वेरिएबल में ही अपडेशन करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, ग्लोबल स्टेटमेंट, ग्लोबल और ए। इसका मतलब ये कि यहाँ फंक्शन को बता दिया जाएगा कि आप लोकल वेरिएबल क्रिएट ना करें, ए को यूज करें, और कौन से ए को यूज करें, जो कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब इनिशियलाइज्ड है ग्लोबली, उस ए को आप यूज करिए। देन ए की वैल्यू में 100 कर दीजिए। अब देखिए आप इसे सेव करिए और इसे रन करिए, आपके सामने देखिए वैल्यू ऑफ ए इन चेंज फंक्शन 100 प्रिंट हो रहा है एंड अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए 100 प्रिंट हो रहा है। मतलब ये है ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को ही यूज करना चाहते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ग्लोबली उसे पहले से डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इफ वी वांट टू असाइन सम वैल्यू टू द ग्लोबल वेरिएबल without creating a local variable then we can use global statement। ग्लोबल और उस वेरिएबल का नाम लिखकर आप ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है फंक्शंस चैप्टर का, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ड डेटा ऑब्जेक्ट्स। देखिए अभी तक हमने हर तरह के फंक्शन बनाए हैं, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वैल्यू पास होती है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज पास होती है उसका डेटा टाइप जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वैल्यू आपने पास की है वो म्यूटेबल है, जो वेरिएबल आपने पास किया है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, बाकी अदर लैंग्वेजेस में C++, सी, जावा, इनमें कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट होता है, लेकिन पाइथन में जो भी फंक्शन कॉल होता है तो वहां पर कॉल बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट ही यूज होता है। मतलब यहाँ पर एड्रेस को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर नहीं होता है, यहाँ पर एड्रेस के जगह पे वैल्यूज स्टोर हो जाती है, किसी वेरिएबल में चेंज करते तो एड्रेस में चेंज होता है ना कि वैल्यू में। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस मतलब कॉल बाय एड्रेस, एड्रेस पास होता है। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें जो भी वैल्यू पास करते हैं या जो भी वेरिएबल आपने पास किया है उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं जाती है, उस वेरिएबल का एड्रेस जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एड्रेस गया तो एक ही एड्रेस को दो वेरिएबल पॉइंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले वेरिएबल में, मतलब जो फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल बना, अगर कोई चेंजेस करता है तो उस ओरिजिनल वैल्यू पे इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कब वेरिएबल में चेंजेस होगा दोनों जगह पे, मतलब आपके मेन में भी होगा और फंक्शन में भी होगा, और कब नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ इट्स डेटा टाइप, वेरिएबल बिहेव्स डिफरेंटली। ये मैंने आपको अभी बताया। When we pass values through arguments of a function, mutability, immutability plays an important role here. Changes in immutable types are not reflected in the caller function at all, and changes in any mutable types are reflected in caller function is its name is not assigned a different variable or data type, are not reflected in the caller function if it is assigned a different variable or data type. इसको मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहली बात, दो चीजें होती है, एक होती है इम्यूटेबल और एक होती है म्यूटेबल। इम्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होता है, अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल पास किया है जो कि इम्यूटेबल डेटा टाइप का है, मान के चलिए स्ट्रिंग हो सकता है, आपका इंटीजर हो सकता है, सारे इम्यूटेबल होते हैं, टपल, ये सारे इम्यूटेबल होते हैं जिसमें ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं होता है। अगर आपने कोई इंटीजर भी पास किया है तो इम्यूटेबल टाइप आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉलर फंक्शन एट ऑल। मतलब जो भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है
और उस दूसरे फंक्शन में कोई अपडेशन हुआ है किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उसका रिफ्लेक्शन कॉलर फंक्शन पर नहीं पड़ेगा, मतलब जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं इम्यूटेबल टाइप को। देन चेंजेस इन म्यूटेबल में दो कंडीशन आती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इम्यूटेबल टाइप देखते हैं, एक प्रोग्राम से देखते हैं इसे। इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करती हूँ। इस चेंज फंक्शन में हम एक आर्ग्यूमेंट और बना देते हैं x, ठीक है, एक पैरामीटर बना देते हैं। मतलब ये है कि जब चेंज कॉल होगा तो यहाँ हमें कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मैंने a वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। अब आप देखिए a इंटीजर का, और इंटीजर इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं होता। आप देखिए जब चेंज a फंक्शन a वेरिएबल हमने पास किया चेंज फंक्शन में, तो इसका एड्रेस x के पास गया होगा, मतलब जिस एड्रेस को a पॉइंट कर रहा होगा उसी को x भी पॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर x के पास a का एड्रेस गया, आपने यहाँ पर चेंजेस किया x इक्वल्स टू x प्लस 10। हमने x के पास जिस जगह का एड्रेस आया उस जगह की जो वैल्यू थी उस वैल्यू में प्लस 10 किया। x के पास में किसका एड्रेस गया होगा, a का, मतलब x भी 10 को पॉइंट कर रहा होगा, तो 10 प्लस 10 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। यहाँ पर हम इस x को प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और यहाँ x को प्रिंट किया, क्या प्रिंट हो जाएगा 20, क्योंकि अपडेट हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो कि एड्रेस पास होता है तो 10 प्लस 10, जिस एड्रेस पे 10 प्लस 10 तो वहां पर ही 20 होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। लेकिन चूंकि इंटीजर एक इम्यूटेबल टाइप होता है, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होता, तो जैसे ही आप ये अपडेशन करेंगे x का एड्रेस चेंज हो जाएगा, मतलब जिस जगह पे 20 होगा x उस जगह को पॉइंट करने लगेगा। आप जब रिटर्न होकर दोबारा मेन में आएंगे, वो मेन में दोबारा से जब a को प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू 10 ही रहेगी। मतलब ये है कि इस अपडेशन का रिफ्लेक्शन इस वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा जो कि कॉलर था आपका। आपने कॉल किया फंक्शन को यहाँ, तो कॉलर फंक्शन आपका मेन ही हो गया यहाँ पर, तो इस फंक्शन में इस अपडेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इम्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होता है, जब भी कोई इम्यूटेबल वेरिएबल आप पास करेंगे तो कोई अपडेशन, कोई चेंजेस किसी कॉल्ड फंक्शन में होता है वो रिफ्लेक्टेड नहीं होता है कॉलर फंक्शन में। ये होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप पास करना। आप देखिए इसे सेव करिए और इसे रन करिए। यहाँ पर वैल्यू ऑफ a 10 प्रिंट हो रही है, वैल्यू ऑफ x 20 हो रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ a दोबारा से 10 हो रही है, मतलब x की वैल्यू का a पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करना किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है। सेकंड आता है, आपने देखा इम्यूटेबल टाइप जब हम पास करते हैं तो जो चेंजेस कॉल्ड फंक्शन में होता है वो कॉलर फंक्शन पर रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं चेंजेस इन म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल टाइप में दो कंडीशन बनती हैं, यहाँ पर चेंजेस होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों केसेस होते हैं। मैं आपको प्रोग्राम से समझाती हूँ कि कब चेंजेस होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं मेन का कोड लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है, तो लिस्ट बनाई। यहाँ पर मैंने इस लिस्ट को प्रिंट किया, ओरिजिनल लिस्ट x, ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पर मैंने चेंज फंक्शन कॉल किया और इस लिस्ट का एड्रेस पास कर दिया। इस लिस्ट का एड्रेस आपके a के पास आएगा। यहाँ पर मैंने a के 1 इंडेक्स पे चेंजेस किया, मैंने कर दिया 20, और यहाँ पर प्रिंट किया लिस्ट a, मतलब जो अब एड्रेस a के पास आया है उस a लिस्ट को। आप देखिए यहाँ से x का एड्रेस a के पास गया, मतलब a के पास भी यही लिस्ट गई होगी 1 2। आपने a के 1 इंडेक्स पे चेंजेस कर दिया, क्या चेंजेस कर दिया 20, तो जो चेंजेस होगा वो x के भी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे होगा, क्योंकि लिस्ट में म्यूटेबल होता है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है, तो जो भी चेंजेस होगा उसी जगह पे होगा, कोई अलग से उसकी कॉपी नहीं बनेगी। तो ये जो 20 है ये 1 इंडेक्स का चेंजेस अपडेशन इस x पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। आप देखिए जब यहाँ पर आकर आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, अपडेटेड लिस्ट x, इस x को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा,
अपडेटेड लिस्ट एक्स, उस अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करेगा। जो चेंजेस आपने यहाँ किया है वो चेंजेस यहाँ पर भी प्रिंट होगा। आप इसे सेव करिए और इसे रन करिए। देखिए ओरिजिनल लिस्ट 1 2 थी, देन लिस्ट ए हम अब चेंज फंक्शन में गए, वहां अपडेट किया, 1 इंडेक्स पे 20 कर दिया था, 1 इंडेक्स पे 20 हो गया, देन दोबारा हम रिटर्न होके मेन पे आए तो देखिए उस लिस्ट में भी चेंजेस हो गया। ये हो गया चेंजेस रिफ्लेक्टेड इन कॉलर फंक्शन। कब? जब आप इस तरह से कोड लिखते हैं तो। सेकेंड केस होता है चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड। चेंजेस रिफ्लेक्ट कब नहीं करता है, वो रिफ्लेक्शन कब नहीं होता है वो केस मैं आपको बताती हूँ। मान के चलिए यहाँ पर कोई एक और लिस्ट बन रही है बी, जिसकी वैल्यू है 3 4, जिसमें 2 एलिमेंट्स है 3 और 4। अब आपने यहाँ पर इस ए को बी लिस्ट का एड्रेस दे दिया, तो अब जो चेंजेस होगा वो किस लिस्ट में होगा? बी लिस्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एड्रेस ही चेंज कर दिया। अब ए एक्स को थोड़ी ना पॉइंट कर रहा है, अब वो तो बी लिस्ट को पॉइंट करने लग गया। तो अब जो चेंजेस होगा वो बी पे रिफ्लेक्ट होगा। आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी 3,20, 4 की जगह 20 हो जाएगा क्योंकि 1 इंडेक्स पे चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ थी। आप इसे सेव करिए और इसे रन करिए। ये देखिए 1 2 3 20 एंड 1 2। ये मैं आपको बता रही हूँ कि म्यूटेबल टाइप में 2 केसेस बनते हैं। पहला केस होता है आर रिफ्लेक्टेड इन कॉलर फंक्शन इफ इट्स नेम इज नॉट असाइन्ड अ डिफरेंट वेरिएबल और डेटा टाइप। रिफ्लेक्टेड कब होता है कॉलर फंक्शन में? जब आपने उस लिस्ट के नेम को, उस वेरिएबल को कोई दूसरा नाम या कोई डेटा टाइप असाइन ना किया हो। और रिफ्लेक्टेड नहीं होता है, कब नहीं होता है? जब आपने वेरिएबल और डेटा टाइप उसे असाइन कर दिया हो। ये 2 केसेस होते हैं जो कि म्यूटेबल टाइप के साथ में आते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको सेंड करूंगी इस वीडियो के साथ ही। आपको उसे हार्ड कॉपी में नोटबुक में लिख लेना है। इसकी प्रैक्टिस सेट आपको सेंड करूंगी, उसे सॉल्व करके वही आपको फोटो लेकर मुझे भेजना है। एक चीज ध्यान रखना है, फंक्शंस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आउटपुट फाइंड करने के ज्यादा आते हैं, तो आपको आउटपुट फाइंड करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके पास बुक होती हो तो बुक से, वरना इंटरनेट पे भी बहुत अवेलेबल है, वरना मेरी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर आप प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की। और एक चीज ध्यान रखिए, इन प्रोग्राम्स को आपको सिस्टम पर बनाकर रन नहीं करना है। जो आउटपुट वाले आप क्वेश्चंस करोगे उन्हें पहले आप मैन्युअली करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा जो आप उसे बनाकर और आउटपुट लिख दें। बहुत जो पुराने मैंने क्वेश्चंस दिए, बच्चों ने यही किया, एरर फाइंड करने के, आउटपुट फाइंड करने के, उन्हें रन कर दिया और आउटपुट लिख के मुझे दिखा दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको मैनुअली उसे सॉल्व करना है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करके और आउटपुट निकालना है। देन आप उसे चेक कर सकते हो सिस्टम पर बनाकर। ठीक है, और ये चीज आप इसके जो प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स जितने भी पुराने प्रोग्राम आपने 11th में बनाए हैं, आप उन्हें कन्वर्ट करिए यूजिंग फंक्शन। उन प्रोग्राम्स को आप बनाइए, कोशिश करिए फंक्शन से बनाने की, जिससे कि फंक्शन के लिए आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए, उसको यूज करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो से। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, और जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उनको फॉलो करिए, वीडियोस रेगुलर सुनिए, प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व करिए। और बता रही हूँ फिर से, आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।